शंकर एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी बीवी बिमला गर्भवती है और उसकी माँ जानकी हमेशा बिमला को टोकती रहती है। देख बहू, हमारे घर में काले बच्चे नहीं आने चाहिए, पोता हो या पोती गोरे होने चाहिए। हाँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी, सब कुछ तो भगवान की देन है। लेकिन जानकी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। शंकर को भी गोरे बच्चे ही चाहिए। कुछ दिनों बाद बिमला की डिलीवरी हो जाती है और उसे 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, एक गोरी और एक काली। ये देखकर शंकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या, एक गोरी और एक काली? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ये है, ये गोरी वाली। इसका नाम आज से सौंदर्या है। शंकर गोरी बेटी का नाम प्यार से सौंदर्या रखता है, लेकिन काली बेटी का कोई नाम नहीं रखा जाता। उसे सभी काली कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन बिमला दोनों बेटियों को दूध पिला रही होती है और इतने में जानकी उससे कहती है, दूध पिलाने से काली बेटी गोरी हो जाएगी क्या? इसे ज्यादा दूध मत पिलाओ। लेकिन माँ जी, ये भी तो मेरी बेटी है। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो काली हो? मेरी सौंदर्या को दूध पिलाओ, ज्यादा से ज्यादा। ये बोलकर शंकर ने काली को बिमला से छीन लिया और उसे जमीन पर जोर से बैठा दिया। काली रोने लगी। ऐसे ही वो बड़ी होती रही। ऐसे ही वो दोनों 5 साल के हो गए। एक दिन गांव के स्कूल की पिंकी मैडम ने आकर शंकर से कहा, अपनी बेटियों को स्कूल भेजा कीजिए, आजकल लड़कियों का पढ़ना लिखना जरूरी है। हाँ, लेकिन आपके स्कूल का फीस बहुत ज्यादा है। ज्यादा तो होगा ही, इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है। शंकर ने सिर्फ सौंदर्या को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवा दिया। सौंदर्या खुश हो गई। काली ने रोते हुए कहा, मुझे स्कूल में भर्ती नहीं करवाएंगे पिताजी। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर सौंदर्या ने कहा, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? तू तो काली है काली, तू तो नौकरानी की तरह दिखती है। अपने पिता और दादी से लाड पाकर सौंदर्या घमंडी और खुदगर्ज होने लगी। लेकिन शंकर और जानकी को ये नहीं दिखा। उन दोनों को नहीं पता था कि आगे चलकर यही चीज उन्हें ले डूबेगी। उन्हें तो बस गोरे रंग से मतलब था। लेकिन बिमला ऐसी नहीं थी। बिमला ने काली को स्कूल में भर्ती करवाने की जिद पकड़ ली। शंकर ने कहा, इस काली चुड़ैल के पीछे पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है मुझे। हाँ, तो इसे सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। शंकर को ये ठीक लगा। शंकर ने काली से कहा, लेकिन तुझे स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटकर घर का काम करना होगा। हाँ पिताजी, मैं करूँगी। अगले दिन शंकर खुद सौंदर्या का हाथ पकड़कर स्कूल में एडमिशन कराने ले गया। सौंदर्या नए कपड़े पहनकर शंकर का हाथ थामकर चली गई। काली देखकर रोती रही। आखिर मेरे नसीब में ये सब क्यों नहीं है? मैं काली हूँ इसीलिए? क्या काली होना कोई गुनाह है? काली रोती हुई सरकारी स्कूल चली गई। उसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही कोई किताब। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पैर में जूते भी नहीं थे। ये देखकर स्कूल टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। अभी निकल जाओ इस क्लास से। ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निकलो, कल से फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल मत आना। काली क्लास से निकल गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन उसी हालत में वो टीचर की बातें सुनकर मन ही मन पढ़ाई करने लगी। उधर सब कुछ मिलने के बावजूद भी सौंदर्या क्लास में गप्पे लड़ाने लगी। पिंकी मैडम ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। कोई पढ़ाई करे या ना करे, मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसे मिलने से मतलब है। घर लौटते ही सौंदर्या ने शंकर का फोन ले लिया और उसमें गेम खेलने लगी और काली घर के कामों में लग गई। काली घर साफ करने लगी। उसे परेशान करने के लिए सौंदर्या ने जानबूझकर फूलदानी गिरा दी। फूलदानी टूट गई और इसके लिए शंकर काली को मारने लगा। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है तू? हाँ, ये ले। हाँ, और मार इसे, मार और मार। दोनों मिलकर काली को मारने लगे। काली दर्द से चिल्लाती रही। बिमला यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं थी। मारने पीटने के बाद शंकर ने काली को घर से बाहर निकाल दिया। काली रोती रही और ये देखकर सौंदर्या बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? फूलदानी तो तूने गिराई थी ना। लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। काली को उस रात खाना भी नहीं मिला। इसके बाद से काली को शंकर ने घर में घुसने नहीं दिया। काली ने लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसके अंदर रहने लगी। वो हर रोज सुबह उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। फटे हुए कपड़ों की वजह से उसे हर रोज स्कूल में क्लास के बाहर ही रहना पड़ता था। वो क्लास के बाहर ही पढ़ाई करती थी और स्कूल से लौटने के बाद उसे फिर से घर का काम करना पड़ता था।
उसके बदले उसे 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन काली काम खत्म करके घर के अंदर ही किताब खोलकर पढ़ रही थी। सौंदर्या ने शंकर को बुला लिया। पिताजी देखिए, काली घर के अंदर पढ़ाई कर रही है। शंकर आ गया और काली को 2 थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आकर पढ़ाई करने की? पिताजी, मेरी झोपड़ी में तो रोशनी ही नहीं है। तो रास्ते में जाके पढ़ाई कर। काली ने वही किया। वो रास्तों में जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने लगी और ऐसे ही काली ने स्कूल की परीक्षा दी। उधर सौंदर्या ने भी स्कूल की परीक्षा दी। इसके बाद और कुछ दिन बीते, नया साल आ गया। शंकर ने नए साल में सौंदर्या को बहुत सारे गिफ्ट लाकर दिए। ये ले बेटी, तेरे खिलौने। नहीं पिताजी, मुझे और महंगे खिलौने चाहिए। मुझे महंगे खिलौने लाकर दीजिए। शंकर ने उसे और महंगे खिलौने लाकर दिए, लेकिन काली के लिए वो कुछ नहीं लाया। गिफ्ट मांगने पर काली को थप्पड़ मारा गया। काली अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी। मत रो बेटी, मत रो, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, मत रो मेरी अच्छी बेटी। ऐसे ही काली दुख के सागर में डूबी रही और सौंदर्या खुशी की लहरों में बहने लगी। नए साल की खुशी में सौंदर्या ने जंगल सफारी में जाने की जिद पकड़ी। शंकर ने सोचा, वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, क्यों ना जंगल सफारी करके ही आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी तैयार हो गए। गाड़ी भी आ गई। काली भी अपने फटे हुए कपड़े पहनकर आ गई। तू नहीं जा सकती हमारे साथ। क्यों नहीं जा सकती दादी? मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ क्या? तू जाएगी तो हमारा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, काली भूतनी कहीं की। अरे वाह, कितने समझदार हो गई हो मेरी बेटी। ये ले बेटी मेरा फोन, तू गेम खेलती रहे। हाँ, लेकिन बड़ी बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि काली उन लोगों के साथ जा तो सकती है, लेकिन गाड़ी के अंदर उसे जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं गाड़ी से झूलती हुई चली जाऊंगी। काली सच में गाड़ी पकड़कर झूलती रही। आसपास के लोग ये देखकर कहने लगे, हाय बेचारी लड़की, देखो कैसे गाड़ी से लटक रही है, ये कितना अत्याचार सहती होगी। वो लोग जंगल के अंदर पहुंच गए। काली गाड़ी से लटकती हुई जंगल में जानवर देखने लगी। उसे बड़ा मजा आने लगा। अरे वाह, वो देखो हाथी, वो देखो जिराफ। गाड़ी के अंदर बैठकर सौंदर्या ने कहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। मुझे और जगह चाहिए, मुझे और जगह दीजिए। आप दोनों बाहर निकलिए। सौंदर्या के साथ शंकर और जानकी बैठे हुए थे। सौंदर्या ने उन दोनों को ऐसा धक्का मारा कि वो दोनों गाड़ी से नीचे गिर गए। पास में ही एक शेर चुपचाप बैठकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। उस शेर ने शंकर और जानकी पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! शेर ने दोनों को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। ये देखकर भी सौंदर्या ने मुंह फेर लिया, लेकिन तभी काली ने गाड़ी से एकदम शेर के सामने छलांग लगाई और एक बड़ी सी लकड़ी की मदद से उसने शेर को भगा दिया। शंकर और जानकी दर्द से तड़पने लगे। पिताजी, दादी, कुछ नहीं होगा आप दोनों को, मैं हूँ ना। काली ने दोनों को लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया और रेस्ट लेने के लिए कहा गया। घर लौटने के बाद काली उन दोनों की सेवा करने लगी और सौंदर्या फोन पर गेम खेलती रही। काली दोनों को खाना खिलाने लगी, दोनों को दवाई खिलाने लगी। एक दिन शंकर ने सौंदर्या को अपने पास बुलाया, लेकिन उसने कहा, नहीं, आप दोनों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। तभी काली गर्म पानी लेकर आई। आइए पिताजी, आपके घाव साफ कर देती हूँ। काली ने शंकर का पैर अपनी गोद में उठा लिया और घाव साफ करने लगी। ये देखकर शंकर सोचने लगा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी अच्छी बेटी को मैंने अपने से दूर रखा था। इसके कुछ दिनों बाद दोनों ठीक हो गए और स्कूल का रिजल्ट बाहर आया। उसमें देखा गया कि काली ने स्कूल में टॉप किया है और सौंदर्या पास तक नहीं कर पाई। काली बहुत खुश हो गई। खुशी से शंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने काली को गले लगा लिया। बेटी, मेरी अच्छी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुझे भी माफ कर दे। काली को उसका परिवार मिल गया, वो भी रोती रही। इसके बाद काली को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया गया और सौंदर्या को बोर्डिंग में भेज दिया गया। शंकर और जानकी को समझ आ गया कि रंग से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। यही उन लोगों के लिए नए साल की सीख थी। भैया, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? ये कहते हुए रितु बिरजू का हाथ पकड़ती है और बिरजू तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई उन काले हाथों से मुझे छूने की? ये बोलकर बिरजू रितु को एक थप्पड़ मारता है और जाकर बेसिन में साबुन से अपना हाथ धो लेता है। ये देखकर गीता बहुत हंसती है और रितु के मन में ठेस पहुंचती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ?
काला होना कोई पाप है क्या? बिरजू रितु और गीता का बड़ा भाई है। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद बिरजू ने ही पूरे परिवार को संभाला है। उसकी 2 बहनें होने के बावजूद वो सिर्फ गीता को अपनी बहन मानता है, क्योंकि वो गोरी है और रितु काली है, इसीलिए उसे उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिरजू कहीं गया हुआ था और लौटते वक्त गीता के लिए कपड़े खरीद कर लाया, लेकिन रितु के लिए कुछ भी नहीं लाया। तो कोई महारानी है क्या रितु, जो तेरे लिए नए कपड़े लाऊं? हाँ, तेरी औकात तो एक नौकरानी की जैसी है। कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? ये सब सुनकर रितु को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर रोती है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है? रात को रितु खाना बनाने लगती है। अरे जल्दी जल्दी बना, मुझे और भैया को भूख लगी है। हाँ बहन, बना रही हूँ। तेरे उस काले मुंह से मुझे बहन मत बुलाया कर, मेरा खाना हजम नहीं होता। रितु खाना बनाती है और दोनों के लिए खाना परोसती है और फिर रसोई में खुद के लिए खाना लाने जाती है। इधर कमरे में खाते खाते बिरजू कहता है, रितु हमारे साथ खाना खाएगी क्या? उसका चेहरा देखने से मुझे उल्टी आती है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद गीता रितु का इंतजार करने लगती है। रितु जब एक प्लेट में खाना लेकर कमरे के अंदर घुसी, तब गीता ने जानबूझकर उसके पैर में धक्का दे दिया। रितु गिर गई और उसका खाना बिखर गया। मेरा खाना? अब क्या होगा? तू खाना नहीं खा पाएगी रितु। एक दिन खाना न खाने से मर नहीं जाएगी वो। वैसे भी खाना खाकर कौन सी गोरी होने वाली है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मम्मी पापा ने तुझे पैदा ही क्यों किया। रितु ने पूरी रात रोते हुए बिता दी, वो भी बिना कुछ खाए, और सुबह होते ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। गीता भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। भैया भैया मुझे पैसे दो, मुझे बस में चढ़कर स्कूल जाना है। बस में क्यों, मैं खुद बाइक से तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, और ये लो पैसे, स्कूल में आइसक्रीम खा लेना। बिरजू ने गीता को 100 रुपए दे दिए। भैया क्या आप मुझे भी बाइक पर लेकर जाएंगे? भाग यहाँ से, तू पागल है क्या? तुझे बाइक पर ले जाने से मेरा मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। गीता हंसते हुए रितु की तरफ देखने लगी। रितु ने और कुछ नहीं बोला। बिरजू ने रितु को पैसे भी नहीं दिए। वो गीता को बाइक पर बैठाकर स्कूल की ओर चल दिया। इधर रितु के पास बस में स्कूल जाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल स्कूल की ओर जाने लगी और रोते हुए, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। अगर आप आज होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ आप लौट आइए ना, माँ लौट आइए ना। रितु के घर से स्कूल बहुत दूर है। चलते चलते रितु के पैर में छाले पड़ गए, पैर से खून निकलने लगा, लेकिन रितु ने हार नहीं मानी। वो स्कूल पहुंच गई, लेकिन पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। क्लास टीचर ने रितु को क्लास में घुसने ही नहीं दिया। नहीं, तुम देर से आई हो और मेरी क्लास में लेट लतीफों के लिए कोई जगह नहीं है। मगर सर मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, इसलिए देर हो गई। तो फिर तुम्हारी बहन गीता तुमसे पहले कैसे आ गई? बहाने देना बंद करो और क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। टीचर रितु को मुर्गा बना देते हैं। क्लास के अंदर से गीता रितु की ओर देखकर हंसती है और रितु की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लंच में गीता बिरजू के दिए हुए पैसों से बहुत कुछ खरीद कर रितु को दिखा दिखा कर खाती है। रितु के पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए वो भूखी रहती है। वो नल के पास जाती है और पानी पीकर अपना पेट भरती है। स्कूल के बाद टीचर रितु के भैया को स्कूल में बुलाते हैं। बिरजू आता है। मुझे आपसे रितु को लेकर कुछ शिकायत है। वो हर रोज स्कूल देर से पहुंचती है। वो नालायक है टीचर, उसको लेकर हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। मुझे भी यही लगता है, वो नालायक ही है। उसे मैं एक और चांस देता हूँ। अगर फिर कभी वो देरी से स्कूल पहुंची तो मैं उसे स्कूल से ही निकाल दूंगा। निकाल दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी बस शादी हो जाए और वो मेरी आंखों के सामने से चली जाए। रितु कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। उसे दुख तो पहुंचता है, लेकिन अब उसे इन सब बातों की आदत हो गई है। रितु पैदल ही घर लौटने लगती है। बिरजू गीता को बाइक में लेकर घर की ओर चल देता है, लेकिन बीच रास्ते में बाइक का पहिया खुल जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। गीता को कुछ नहीं होता, लेकिन बिरजू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। बिरजू के शरीर से खून निकलने लगता है। वो तड़पता रहता है। बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन गीता उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती। अरे बाप रे, खून! थू! खून देखकर गीता बिरजू के ऊपर ही उल्टी कर देती है और बिरजू से बहुत दूर भाग जाती है। तभी वहाँ रितु आ जाती है और ये सब देखकर वो बिरजू के पास दौड़ कर आती है। भैया आपको क्या हुआ? भैया बात कीजिए भैया। रितु अपना स्कूल यूनिफॉर्म फाड़ कर बिरजू के शरीर से उल्टी और खून साफ कर देती है। कोई है? मेरे भैया को अस्पताल ले जाना होगा। कोई है? लेकिन आसपास कोई नहीं है। रितु देखती है कि थोड़ी ही दूर में एक टूटा हुआ हाथ रिक्शा पड़ा हुआ है। वो तुरंत बहुत मुश्किल से उस हाथ रिक्शे में बिरजू को सुला देती है।
गीता इसमें कोई मदद नहीं करती और फिर रितु अकेली हाथ रिक्शे को पूरी ताकत से खींचने लगती है। मुझे शक्ति दो माँ, माँ मुझे शक्ति दो, पापा मुझे शक्ति दो, भैया को अस्पताल ले जाना है माँ। रितु ऐसे हाथ रिक्शे को खींचकर बिरजू को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर साहब बिरजू का ट्रीटमेंट करने के बाद रितु से कहते हैं, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, अपने भैया से बहुत प्यार करती हो शायद, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे भैया अब से और नहीं चल पाएंगे, उनके दोनों पैर काट देने पड़ेंगे। ये सुनकर रितु रो पड़ती है, लेकिन गीता पास में ही बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रही थी। वो वीडियो देखकर हंसने लगती है। ये वीडियो कितना फनी है। बिरजू ये सब कुछ देखता है। बिरजू को घर ले जाया जाता है। रितु बिरजू का ख्याल रखने लगती है, लेकिन गीता मोबाइल में ही व्यस्त रहती है। भैया ये दवाई ले लो, आपको इसकी जरूरत है। बिरजू रोने लगता है। अब मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, ये घर कैसे चलेगा, काम नहीं कर पाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। वो सब मुझे नहीं पता है भैया, मुझे पैसे दीजिए, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, कल मुझे एक दोस्त के घर जाना है। लेकिन अभी इस हालत में पैसे कहाँ से आएंगे बहन, मेरे पैर नहीं रहे। अरे आप अपाहिज हो गए तो मैं क्या करूं, और अगर पैसे नहीं दे सकते ना तो बहन मत बुलाइए। बहन ये तू कैसी बात कर रही है भैया से, तू मुझे मत सिखा काली चुड़ैल। ये बोलकर गीता चली जाती है। अगले दिन गीता स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल जाने के लिए पैसे मांगती है। पैसे ना मिलने पर वो बाहर जाके बिरजू का फोन बेच देती है। इधर बिरजू रितु से पूछता है, तू स्कूल नहीं जाएगी? नहीं भैया, मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। रितु खाना बनाकर बिरजू को खिलाती है। तूने खाया है? नहीं भैया, घर में और चावल नहीं है, आटा भी खत्म हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा, मैं किसी काम का नहीं रहा। रितु बिरजू को शांत करने लगती है और तभी स्कूल के टीचर वहाँ आते हैं। टीचर आप? हाँ रितु, तुमने पिछले महीने एक स्कॉलरशिप की परीक्षा दी थी ना, उसमें तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो, इसीलिए तुम्हें सरकार की तरफ से महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम हमारे स्कूल का गर्व हो रितु। अरे वाह रितु, तू पढ़ाई कर, उन पैसों से तू मन लगाकर पढ़ाई कर। नहीं भैया, उन पैसों से हमारा घर चलेगा। और टीचर, मैं आज से स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने भैया का ख्याल रखना है। तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आकर तुम्हें पढ़ा कर जाऊंगा। ये सब सुनकर बिरजू रो पड़ता है। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे पता चल गया है कि काला गोरा तो एक भ्रम है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। हाँ एकदम सही बात है, जिसे हम अच्छा समझते थे वो गीता आज स्कूल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है, वो अभी पुलिस स्टेशन में है। अरे ये क्या, नहीं मुझे उसे छुड़ाना ही होगा। रितु तभी टीचर के साथ जाकर गीता को छुड़ा लाती है। गीता भी रोने लगती है। बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बहन, जो हो गया सो हो गया। आज से हम दोनों बहनें मिलकर भैया का ख्याल रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इसके बाद से गीता भी बदल जाती है। दोनों बहनें मिलकर बिरजू का ख्याल रखते हैं। रितु के पैसों से घर चलता है। दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करने लगती हैं। बिरजू के मन से गोरे काले का भेदभाव दूर हो जाता है। इतने में भाई दूज आ जाता है और दोनों बहनें मिलकर अपने भैया को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और सभी मिलकर धूमधाम से भाई दूज मनाते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। बिरजू बस अब यही चाहता है कि उसकी तरह सभी अपने मन के अंधकार को निकालकर गोरी और काली में भेदभाव न करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें